केमिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर 1 को। ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री जो क्लास 11th है उसके सिलेबस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, तो आपके पूरे सिलेबस में 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर इस तरह से हैं, जरा ध्यान दीजिए इसको, है ना। कौन कौन से चैप्टर है इसको आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, ये आपका फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर है परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण और आबंध। ये जो चैप्टर हैं शुरुआत के, ये मेरे को लगता है कि ये केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक है उसकी नींव है। इस चैप्टर को जो अच्छे से पढ़ लेगा, समझ लेगा, खासकर ये जो 3 चैप्टर है इसको जिन्होंने समझ लिया उनसे केमिस्ट्री बनने लगता है। ठीक है, वो केमिस्ट्री को अच्छे से फिर समझ पाते हैं। और अदर्स जो चैप्टर हैं जो नीचे बताया है, ये जो है लास्ट के 2 चैप्टर हैं, इसको ऑर्गेनिक कहते हैं, कार्बनिक रसायन। ठीक है, तो ये लास्ट के 2 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, कार्बनिक रसायन है, ये अलग हैं। और इनको पढ़ने समझने के लिए भी आपको इस चैप्टर की जरूरत पड़ती है। ऊपर में जो 3 चैप्टर है उसकी जरूरत पड़ेगी इनको समझने के लिए। अब बच गए 2 चैप्टर, यहाँ पर 3 और चैप्टर हैं। ये लगभग ये दोनों फिजिकल केमिस्ट्री कहलाते हैं। ठीक है, भौतिक रसायन, इसका नाम क्या है? भौतिक रसायन। तो असल में इनको पढ़ने के टाइम हमको समझ नहीं आता कि हम भौतिक पढ़ रहे हैं कि रसायन पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम है भौतिक रसायन। ठीक, ये है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, इंग्लिश में इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। ऊपर ये जो हैं इनको अकार्बनिक रसायन कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा गया है और जिसके ब्लूप्रिंट इस प्रकार है। ब्लूप्रिंट में चूंकि हम टोटल ब्लूप्रिंट को बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल हम चैप्टर 1 को कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, चैप्टर 1, तो 7 नंबर का आना है चैप्टर 1 से। तो 2+1 देखो क्या है, 1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के 1 प्रश्न और 3 नंबर के 1 प्रश्न। तो इसमें से हमको क्या दिख रहा है कि ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए 7 का। तो 7 का ब्लूप्रिंट है, उसको यहाँ पर हम शो कर दिए हैं पहले से, है ना। 7 नंबर का जो क्वेश्चन आना है, तो 1+1+2+3, 7 नंबर का आना है। और शुरुआत के दोनों छोटे छोटे प्रश्न 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे, रिक्त स्थान होंगे। 2 नंबर का कुछ छोटा प्रश्न मिलेगा, 3 नंबर के भी आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट, है ना। क्योंकि आप अभी फ्रेशर हैं, क्लास 11th में आप एंट्री कर ही रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने क्लास 10th तक रसायन के बारे में कितनी बातें पढ़ी हैं उसको आधार बनाकर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चीज़ें और बेहतर ढंग से समझ आएगी। ठीक है, हाँ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले है द्रव्य। द्रव्य क्या है, द्रव्य कहते किसको हैं, इसको आप देखिएगा। द्रव्य क्या है, तो द्रव्य कुछ और नहीं है, जो आपने पीछे पदार्थ पढ़ रखा है। पदार्थ, पदार्थ वर्ड बहुत आते हैं आपके विज्ञान में। तो पदार्थ जो है वो असल में द्रव्य ही है। पदार्थ कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई? पदार्थ। ठीक है, ये नया वर्ड दे दिए पदार्थ। तो
पदार्थ पुराना वर्ड है, द्रव्य नया वर्ड है। कई लोगों को कंफ्यूजन इस बात का रहता है कि द्रव और द्रव्य एक ही है, असल में अलग है। द्रव और द्रव्य में फर्क होता है भाई। देखो, द्रव अलग है और द्रव्य अलग है। इन दो वर्ड को आप ध्यान रखना। द्रव मतलब लिक्विड, द्रव्य मतलब पदार्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है तो द्रव्य क्या है, मतलब पदार्थ क्या है, उसको समझने की कोशिश यहाँ पर करिएगा। ठीक है, देखते हैं। वह वस्तु, क्या परिभाषा लिखी है, देखिए, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है तथा जिसका अनुभव हमारी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, कितने ज्ञानेंद्रिय हैं, 5। ठीक है, और 5 कर्मेंद्रिय ही होती है। टोटल कितनी इंद्रियां हैं, 10। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। जो ज्ञानेंद्रिय है उनमें कौन कौन है, नाक जिससे हम सूंघते हैं, कान जिनसे सुनते हैं, आंखें जिनसे देखते हैं, ठीक, और त्वचा है, और जीवा है, जुबान जिससे स्वाद लेते हैं। तो 5 चीजें हैं। त्वचा से हम, जब कीड़ा चल रहा हो, चांटी चाव रही हो, है ना, काट रहा हो, मच्छर काट रहा हो, तो इन्हीं 5 अंगों से हमको पता चलता है, इन्हीं 5 अंगों से। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रिय 5 होते हैं, उनसे पता चलता है। तो इनके द्वारा क्या हो, वस्तु का ज्ञान हो। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रिय में से किसी एक या अधिक द्वारा किया जा सकता है, द्रव्य कहलाता है। एक बार फिर पढ़ेंगे क्या डेफिनेशन बोला गया है। वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, द्रव्यमान रखती है तथा जिसका अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियां में से किसी एक या एक से अधिक द्वारा किया जा सकता है, द्रव्य कहलाती है। जैसे कि इसको देखिए, ये पेन, ये द्रव्य है का, क्या ये डेफिनेशन में फिट बैठता है, देखेंगे। स्थान घेरती है, स्थान तो घेरा है, द्रव्यमान रखती है, वजन है इसमें, अनुभव कर सकते हैं ज्ञानेंद्र से, आंख से देख सकते हैं, हाथ से टच कर सकते हैं, और इससे जब लिखेंगे तो इससे जो आवाज आएगी उसको सुन सकते हैं। तो ये पदार्थ है, ये द्रव्य है। ठीक है, ठीक। अब आगे बात करेंगे, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं भाई, अर्थात जो दुनिया में जितने भी द्रव्य हैं वो कितने तरह के हैं। तो द्रव्य जो है उसको फटाफट देखेंगे, है ना। द्रव्य कितने तरह के हैं, तो द्रव्य की कितनी भौतिक अवस्थाएं हैं, तो 3 मुख्य भौतिक अवस्था है। द्रव्य की कितनी अवस्था है, तो यहाँ लिखेंगे, द्रव्य की मुख्य 3 भौतिक अवस्था है, 3 भौतिक अवस्था है। ठीक है, वो 3 कौन से हैं, तो 3 कौन से हैं उसको भी ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलो बताते चलिए। सबसे पहला है ठोस अवस्था, जिसको सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठोस होता कैसे है उसको समझिएगा। ठोस का निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन होता है। ये ठोस है, इसका आकार निश्चित है, इसका आयतन भी निश्चित है। आकार का मतलब तो समझ गए होंगे, और आयतन मतलब है उसका फैलाव। क्या है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये जितना फिक्स है उतना ही फिक्स है। आयतन मतलब उसका फैलाव, छोटे बड़ा हो रहा है तो आयतन घट बढ़ रहा है। ठीक है, आकार मतलब ये लंबा है, ये चौड़ा है, इसको आकार कहते हैं। तो आकार फिक्स है, ये लंबा है तो लंबा ही रहेगा, गोल नहीं बन जाएगा। ठीक है ना, तो आकार फिक्स है, आयतन फिक्स है। आयतन मतलब फैलाव, जिसे दाब लगाकर संपिंडित नहीं किया जा सकता है। जिसे दाब लगाकर, संपिंडित मतलब होता है ऐसे दबाकर उसको छोटा करना, संपिंडित माने दबाकर छोटा करना। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको दबाकर ऐसे छोटा कर सकते हैं, तो जो मुरमुरा आता है, जो लाई आती है,
उसको दबाओगे छोटा हो जाएगा, ठीक है। जो गुलाब लच्छी होती है फूला वाला, है ना, उसको दबाओगे तो वो भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, उसको संपिंडित कर सकते हैं। बट ठोस को अब लाएंगे पत्थर एक, कहेंगे कि इसको मैं इतना दबाऊंगा ये छोटा हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो ठोस को संपिंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ठोस सामान्यतः कठोर होते हैं, जानते हो, और दृढ़ होते हैं। कठोर होते हैं और दृढ़ होते हैं। कठोर और दृढ़ का क्या मतलब है, ठीक है, उसी को समझिएगा आप। ठोस बोले तो आकृति फिक्स है, जैसे कि मिठाई की दुकान से यदि आपने कलाकंद ले आया तो वो ठोस है। मिठाई की दुकान से क्या ले आए, कलाकंद, तो वो क्या है, ठोस है, लेकिन कठोर नहीं है। कठोर तो पत्थर रहता है। तो ठोस बोलने और कठोर बोलने में फर्क होता है, ठीक है। तो कठोर और दृढ़ का मतलब है जिसको दबाया ना जा सके, लेकिन जो मिठाई है वो सिर्फ ठोस है, कठोर नहीं है। कठोर रहता तो क्या होता, दांतें टूट जाती, ठीक है। तो इस बात को ही समझना कि कठोर और ठोस का फर्क क्या होता है। उदाहरण तो लिया गया है यहाँ पर, आप देख लीजिए। धातु है, लकड़ी है, ईंट है, खनिज लवण है, ठीक है, शर्करा है, शक्कर, ये सब ठोस है। द्रव अवस्था जिसको लिक्विड स्टेज कहते हैं वो क्या है उसको समझिएगा। द्रव का आयतन, द्रव का आयतन मतलब फैलाव निश्चित होता है भाई। आप उस चीज को समझिए कि पानी को यदि एक गिलास में डाले हैं तो उसका आकार वही रहेगा जो ग्लास का आकार है, और पानी उतना ही रहेगा जितना आप उसमें डालोगे, तो उसका आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार नहीं। आकार निश्चित क्यों नहीं, ग्लास में डाले तो ग्लास का आकार ले लेगा, और आपने कटोरी में डाला, बाउल में डाला, बाल्टी में डाला, या किसी भी अन्य आकार के बर्तन में डाला तो उसका आकार ग्रहण कर लेता है। अर्थात द्रव उस पात्र का आकार ग्रहण कर सकता है जिसमें इसे रखा जाता है। एकदम क्लियर है। हाँ, उदाहरण है दूध, जल, तेल, एल्कोहल, पारा, ठीक है, आदि। ये एल्कोहल क्या है समझ गए, और पारा क्या है तो वो भी समझ गए। ये लिक्विड धातु है भाई। गैसीय अवस्था, तो गैस क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है, अर्थात गैस को ऐसे दबाकर सिकोड़ा जा सकता है, गैस दब सकती है। तीनों अवस्थाओं में केवल गैस ही है जिसको संपिंडित किया जा सकता है। न तो ठोस को संपिंडित कर पाओगे, न तो द्रव को। गैस को संपिंडित कर सकते हैं, दबाकर छोटा कर सकते हैं, और न ही इसका आकार होता है। गैस का कोई आकार नहीं है। कम से कम द्रव का तो आकार था ना, द्रव उस बर्तन का आकार ले रहा था, गैस का आकार नहीं है। इसे दाब लगाकर क्या किया जा सकता है भाई, संपिंडित। किस हद तक, काफी हद तक, मतलब बहुत ज्यादा संपिंडित इसको किया जा सकता है, ठीक है। अब इसी संपिंडन का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। एलपीजी गैस, एलपीजी गैस का जो सिलेंडर आता है उसमें होता क्या है, गैस बहुत सारे अंदर में रहती है, लेकिन आपको पता है कि वो गैस लिक्विड फॉर्म में होती है। तो गैस को पहले संपिंडित करके द्रव बनाया गया, उसको फिर उस सिलेंडर में डाल दिया गया। जब वो गैस बनी तो आप खुद सोचिए कि एलपीजी का जो सिलेंडर है वो पूरा भरा नहीं होता, उसमें लेवल को आप जरा देखिएगा। यदि सिलेंडर की हाइट काफ़ी है तो उसके नीचे, काफ़ी नीचे लिक्विड होता है। ऐसे लिक्विड पूरा भरा है ऐसा नहीं होता। अब जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, गैस में बदलता है, तो इतना गैस निकलता है, और लिक्विड थोड़ा था, तो जब लिक्विड गैस में बदलता है तो फैल जाता है। उसी चीज़ को आप यहाँ समझ लो। ठोस मतलब ऐसे पदार्थ हैं जिनमें उनके परमाणु या अणु आपस में बहुत पास पास होते हैं। द्रव में थोड़े दूर दूर, और गैस में बहुत दूर, काफ़ी दूर। तो ये अंतर है भाई तीनों में। उनके अणुओं में, परमाणुओं में इतना डिस्टेंस होता है, दूरी का अंतर है।
तो आप इसी से एक बात का अंदाजा लगा लेना कि ठोस का आकार फिक्स क्यों है। ठोस का आकार फिक्स क्यों है? क्योंकि प्रबल बंध से जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? मजबूती से जुड़े हैं, है ना, मजबूती से जुड़े हैं। द्रव उतने मजबूती से नहीं जुड़े हैं, थोड़े दुर्बल हैं। और गैस में तो भाई उनके बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही दुर्बल है, ठीक है ना। ये जो आपस में कनेक्ट है बहुत ही दुर्बल कनेक्ट है। तो सबसे प्रबल किस में जुड़े हुए हैं? ठोस। उससे दुर्बल द्रव, और सबसे दुर्बल गैस। इस बात को ध्यान रखना, चीजें समझ आएगी आगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है तत्व क्या है। तत्व, तो यहाँ पर दो डेफिनेशन लिए गए हैं। पिछले क्लास में, पुराने क्लास में ऊपर का डेफिनेशन ज़्यादा काम का है ना, उसको समझेंगे। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के किससे बने होते हैं? परमाणुओं से। जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उसको तत्व कहते हैं भाई। और तत्व ये सभी हैं, 118 हैं टोटल। कितने हैं? 118। 118 तत्व अभी तक ज्ञात हैं, ठीक है। 118 तत्व हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे करके जितने भी हैं, आपको कम से कम, अब चूंकि आप क्लास 11th में आ गए हैं तो आपके लिए सलाह है कि आप जिंक तक कितना याद कर लेंगे? मिनिमम, कम से कम आप जिंक तक। और यदि कोई क्लास 10th में रहता है तो उसको सलाह दी जाती है कि आप 20 तक याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक याद करने का सलाह रहता है। और आप चूंकि 11th में आ गए तो आप इस लाइन को भी कवर कर लेना, है ना। वैसे नीचे में कुछ कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको रेडी करना आपके लिए जरूरी है। उनमें से एक है चांदी, उनमें से एक है सोना, उनमें से एक है पारा, ठीक है। इनको रेडी करना, क्योंकि इनके नाम आपकी किताब में दिखते हैं और नंबर नहीं जानोगे तो आपको परेशानी होती रहेगी। बल्ब में रहता है टंगस्टन, बल्ब में क्या रहता है? टंगस्टन, इससे पता कर लेना। और दूसरा चीज है कि यदि आप रेडियो एक्टिवता के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यूरेनियम का पता हो, ठीक है। आपको थोड़ा सा प्लूटोनियम का पता हो, पीयू, इनका भी पता हो तो बहुत अच्छी बात है ना। और बिल्कुल, तो इनमें से कुछ को हमने चुन लिया जिन जो और भी काम आ सकते हैं। और इसमें देखते हैं तो अभी फिलहाल प्लेटिनम का आप नाम सुन सकते हैं। प्लेटिनम आपको देखने को मिल सकता है। तो कुछ ही हैं जिनके आपको रेडी होने चाहिए, ठीक है। तो आप इनको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, चीज़ें और सही जाएगी। तो तत्व के बारे में बस ऊपर का डेफिनेशन, वैसे ऊपर का यदि पसंद ना आए तो आप नीचे का डेफिनेशन भी रेडी कर सकते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, दिक्कत नहीं है ना। तो लिखा क्या है जरा एक बार मैच करेंगे। किसी शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे सामान्य भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा तोड़ा ना जा सके, क्या कहलाएंगे भाई? उसे सरल पदार्थ, हाँ, तोड़ा ना जा सकता है, न ही उसे सरल पदार्थों में बनाया जा सकता। अर्थात वही है कि जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु हो, है ना, उनको ही आप तत्व कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं एक ले रहा हूं कि यहां पर मान लिया हमने एक प्लेट लिया है, ठीक है। तो उसमें जो एटम रहेंगे, ऐसा परमाणु, वो इनमें से किसी एक का ही रहेंगे। जरा ध्यान से समझना, सब के सब एक ही टाइप के होंगे। जितने भी परमाणु है सब एक ही टाइप के, कोई एक का ही होगा। जैसे कि मान लो मैं लोहा ले रहा हूं, ये रहा Fe, तो सब के सब Fe होंगे। सब के सब क्या होंगे? इसमें Fe होंगे। ये भी Fe है, Fe, सब के सब Fe। तो यदि सब के सब Fe हैं तब जाकर वो क्या कहलाएगा भाई? तत्व कहलाएगा।
हो सकता है बात स्पष्ट हो गई होगी। लेकिन यदि आप मान लेते हैं, यदि आपने नमक उठा लिया है तो आप नमक में पाओगे कि एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, एक Na है और एक Cl है। तो फिर वो कहाँ से तत्व होगा? क्या वो तत्व है? वो तत्व नहीं है। तत्व तो तभी कहलाएगा जब सभी एटम क्या हो? एक ही प्रकार के परमाणु हो। और यदि अलग अलग है तो ज्यादातर उम्मीद करते हैं वो यौगिक है। क्या है वो? यौगिक है। यौगिक में अलग प्रकार के परमाणु होते हैं, तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। समझ गए होंगे? तो नेक्स्ट पर चलते हैं, जरा ध्यान से समझते चलिएगा। ये है बहुत अच्छा। चलो देखते हैं, यौगिक के बारे में बात करते हैं। यौगिक तो क्या है? जब दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के, है ना, दो या दो से अधिक भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो यौगिक का एक अणु बनता है। जो उन्होंने बोला एकदम इजी है। इसी को आप दूसरे लैंग्वेज में ऐसे बोल दो, चलेगा। जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तो बने हुए पदार्थ को यौगिक कहेंगे। क्या बोले? जब एक से अधिक प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तो बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। तो एक से अधिक प्रकार के परमाणु रहेंगे और निश्चित अनुपात रहेगा। इस डेफिनेशन के जो मेन कोर पॉइंट है वो क्या है, जरा समझेंगे। एक तो बोलेंगे कि एक से अधिक प्रकार के परमाणु होने चाहिए और दूसरा निश्चित अनुपात होना चाहिए। इन दोनों मुख्य वर्ड को आप ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। जब दो या दो से अधिक भिन्न तत्व, तो यहाँ पर जो मेन कोर पॉइंट है वो है क्या? भिन्न तत्व होने चाहिए और निश्चित अनुपात होने चाहिए। ये शब्द मेन कोर पॉइंट है इस आंसर का, ठीक है ना? इसको ध्यान रखना। परिभाषा में भिन्न प्रकार के परमाणु जुड़े और निश्चित अनुपात में जुड़े, ऐसा बोलना अनिवार्य है। बाकी लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है, जरा ध्यान देना। क्या जो डेफिनेशन यहाँ बोला गया है उसको ये उदाहरण फुलफिल कर रहा है? दो प्रकार के परमाणु है ना, निश्चित अनुपात में जुड़े हैं। कौन से निश्चित अनुपात में है जरा बताएंगे? 2:1। क्यों? H कितने हैं? 2 है। O कितने हैं? 1 है। तो 2:1। अमोनिया का NH3 है तो इसमें आप मेरे को बताइए अनुपात। 1:3। 1:3। कार्बन डाइऑक्साइड में 1:2, ठीक है, 1:2। और NaCl का है 1:1, क्योंकि दोनों एक एक है। एकदम डन है। 1:1 NaCl, सोडियम क्लोराइड, वही नमक है। नमक का सूत्र है, उसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। यौगिक जो है तत्व से किस प्रकार अलग है, यौगिक की ऐसी क्या खासियत है, उसको भी हम लोगों को बात करनी चाहिए, है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा। यौगिक दो या अधिक तत्वों के भारानुसार निश्चित अनुपात में संयोग से बनता है। कौन से अनुसार? भार के अनुसार वो निश्चित अनुपात में होते हैं। इस बात को मैं जरा जल के उदाहरण से बता दूं, जरा ध्यान देना। H2O जल का सूत्र है। हाइड्रोजन का चूंकि द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है भाई, और हाइड्रोजन चूंकि डबल है तो इस हिसाब से आप सोच कर चलो कि 2 एकम 2 और अनुपात 16, और इसी को यदि चेंज कर देंगे 1:8। ये प्रोसेस आपको समझ आया कि नहीं है, इसको जरा देखेंगे। परमाणु द्रव्यमान ऐसा हमने पढ़ रखा है और परमाणु क्रमांक भी पढ़ रखा है। तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, वो 16 होता है और क्रमांक होता है 8। इस चीज को और आप बेहतर कब समझ पाओगे? जब आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान आवर्त सारणी से जाकर देखे होगे। तो इसमें से मैं यदि आपको दिखाऊं तो H का यहाँ नंबर डला है भाई 1,
और ऑक्सीजन का नंबर आप यहाँ 8 पाओगे, लेकिन इसमें एक दूसरा नंबर भी होता है जो कि यहाँ पर शो नहीं हुआ है, उसमें एक नंबर अंदर में द्रव्यमान का भी होता है। तो 8 का डबल 16 रहता है इसका द्रव्यमान, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान तो एक ही होता है, क्रमांक भी एक, द्रव्यमान भी एक। इस यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए, 2:16 को 1:8 किया। अब जरा सुनना बात, पानी चाहे आप कहीं से भी उठाओ, चाहे गटर का पानी उठाओ, चाहे तालाब का, समुद्र का, कहीं से भी पानी उठाओ और उसको लैब में चेक करना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात जो है वो कितना है, तो आपको 1:8 ही मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान में अनुपात। चाहे पानी कहीं से भी हो, चाहे लंदन से हो, चाहे ब्रिटेन से हो, चाहे यूएसए से हो, चाहे कहीं भी गटर का पानी हो, पानी का अनुपात फिक्स है द्रव्यमान के अनुसार। तो इसी को पहले पॉइंट में समझाया है। क्या बोला है, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के भारानुसार निश्चित अनुपात में संयोग से बनता है। ये कैसा रहता है भाई, समांगी होता है। समांगी क्या होता है, तो अदर जगह हम इसको पढ़ेंगे कि जब दो चीजें मिक्स हो और एक दूसरे में बराबर मिक्स हो पूरे, तो समांगी, और एक दूसरे में कहीं कम मिक्स है, कहीं ज्यादा मिक्स है, तो उसको विसमांगी कहते हैं। समांगी मतलब बराबर मिले हुए हों आपस में, तो समांगी, और कम ज्यादा मिले हुए हैं तो विसमांगी। शरबत जब तैयार करते हैं, ठीक है, पानी में शक्कर डाल के, समांगी विलयन बनता है कि विसमांगी है, वो समांगी है, ऊपर से नीचे तक बराबर मीठा होता है। पानी में आप जब मिट्टी घोल देते हैं तो क्या ऊपर से नीचे बराबर गाढ़ा रहता है, तो वो विसमांगी है। एकदम क्लियर है, ठीक। तो समांगी विषमांगी का आपने मतलब समझ लिया। यौगिक के गुण कैसे होते हैं भाई, जरा ध्यान दें। अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं भाई, भिन्न मतलब यदि पानी किससे बना है, H और O से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरा गुण मतलब पानी का गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जैसा हो। जुड़ने के बाद चीजें बिल्कुल जाती है, बदल जाती है। ना तो उसमें हाइड्रोजन के गुण है, ना ऑक्सीजन के गुण है, अब मेरा नया गुण होगा ऐसा। तो भिन्न गुण दर्शाता है यौगिक, वो गुण नहीं दर्शाता जो पहले था, ठीक है। उदाहरण से कुछ चीजें हम और समझ सकते हैं, है ना। चलो फोर्थ पॉइंट पर जाएंगे, जरा देखिए क्या लिखा है फोर्थ पॉइंट पर। यौगिक के अवयवी तत्वों को सरल भौतिक विधियों से अपघटित नहीं किया जा सकता। क्या यौगिक को तोड़ा जा सकता है सामान्य भौतिक विधि से, तोड़ सकते हो क्या, नहीं। कैसे कैसे समझोगे इस बात को, भौतिक विधि कहते किसको है, जरा सुनिए। पानी को आप गर्म करोगे तो भाप बन जाता है, ये तो जानते हो। तो क्या उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गए क्या, ऐसा नहीं होता है भाई, जरा ध्यान से सुनेंगे। यदि आप जल को गर्म करोगे तो भाप बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। तो आप इस बात को समझना कि जल का सूत्र था क्या, H2O, और भाप का जो सूत्र है वो भी H2O है, वो अलग नहीं होता है गर्म करने से। ऐसा मत समझ लेना कि पानी को गर्म किए तो हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, ऐसा नहीं होता, वो जल ही रहता है। बात समझ आई क्या, इसी को कहें कि भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते। भौतिक विधि मतलब पानी को गर्म करना भौतिक विधि हो गई, और अलग नहीं होगा, अपघटित नहीं होगा गर्म करने से। तो अलग करने का एक ही तरीका होता है, रासायनिक विधि ही होती है। रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे किसी यौगिक का तो ही जाकर वो अलग होता है। और अगला पॉइंट है, अंतिम है, यौगिकों के बनने पर क्या होता है भाई, ऊष्मा भी निकलती है, प्रकाश भी निकलता है, और विद्युत के रूप में ऊर्जा उत्पन्न या अवशोषित होती है। इतने बातें हैं। क्या आपने चूने को पानी में डालकर देखा है, क्या आपने कभी चूने को पानी में डालकर देखा है, तो उसमें क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक। इसी बात को यहाँ पर बता दिया गया है लास्ट पॉइंट में। चीजें समझ आ गई होगी, यौगिक का जो डेफिनेशन है वो, और साथ में उनके गुण।
ठीक है। मिश्रण के बारे में हमको बात करनी है, जरा देखिएगा, फटाफट बात करते हैं इसके बारे में। चल देखना, मिश्रण क्या है, समांगी और विषमांगी मिश्रण को समझाइए। तो अभी इसी के बारे में तो बात किए थे हम लोग, है ना। चलो इधर देखना, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को जो आपस में रासायनिक संयोग नहीं करते हैं, किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। भाई जरा देखना, दो तीन चीजों को आपस में मिला दो, जैसे कि चावल में कंकड़ मिले हैं, ये मिश्रण है ना। चावल में भूसी मिला है, ये भी मिश्रण है। मिट्टी में, या आप समझिए कि सीमेंट में रेत मिला है, ये भी मिश्रण है। ठीक है, अनिश्चित अनुपात रहना चाहिए भाई, कोई भी ऊपर नीचे मिला हो तो आप उसको मिश्रण कहेंगे। तो देखो यहाँ पर अनुपात को निश्चित नहीं बोलेंगे, यहाँ पर अनुपात कैसा होना चाहिए भाई, किसी भी अनुपात में चलेगा, बस मिला दो। और एक बात जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर रासायनिक क्रिया नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है उसको भी समझिएगा। क्या आपने चावल में कंकड़ मिलाया तो क्या वो आपस में यौगिक बना लिए क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आपस में वो यौगिक नहीं बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। यौगिक में रासायनिक क्रिया से बनता है और मिश्रण में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती, इस बात को आप ध्यान रखना, है ना। चलो आगे बात करते हैं। मिश्रण दो प्रकार के हैं भाई, एकदम स्पष्ट है। समांगी मिश्रण क्या है वो समझा दिए हैं आपको, और विषमांगी मिश्रण क्या है उस पर भी बात कर लिए हैं। जब चीजें एक दूसरे में समान रूप से मिले रही तो समांगी है, एक दूसरे में कहीं कम कहीं ज्यादा हो तो विषमांगी है। जरा ध्यान दीजिएगा, किसी मिश्रण को समांगी तब कहा जाता है जब इसका संघटन सर्वत्र कैसा हो भाई, एक समान हो, जैसे कि शरबत। किसी मिश्रण को विषमांगी तब कहा जाता है जब इसका संघटन सर्वत्र एक समान नहीं हो। बस इतना सा बात है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि आपने यौगिक और मिश्रण को भी समझ लिया तो इसमें उपस्थित हर एक पॉइंट आपको समझ आ जाना चाहिए, मेरे को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यौगिक, पहले बात करते हैं। यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं। अभी बोला ना कौन सा, रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं, जबकि मिश्रण में सिर्फ जुड़े होते हैं, रासायनिक रूप से नहीं जुड़े होते। चावल में कंकड़, या रासायनिक क्रिया करते हैं क्या? नहीं। तो मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिश्रित होते हैं, जो आपस में संयोजित नहीं होते हैं, रासायनिक क्रिया नहीं होती है वहां पर। यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान निश्चित अनुपात, इस वर्ड को ध्यान रखना, किस अनुपात में होते हैं भाई, निश्चित अनुपात। इधर आप निश्चित अनुपात को ध्यान रखना, और इधर निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं, निश्चित अनुपात नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, यौगिक हमेशा कैसा होता है भाई, समांगी। ध्यान रखने वाली बात, मिश्रण समांगी या विषमांगी दोनों प्रकृति के हो सकते हैं, इसका फिक्स नहीं है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है। यौगिकों के गलनांक सुनिश्चित होते हैं भाई, पानी का गलनांक फिक्स है कि नहीं है, मतलब पानी का क्वथनांक फिक्स है, पानी का हिमांक फिक्स है, बर्फ का गलनांक भी फिक्स है ना। बर्फ कितने टेम्परेचर पर गलता है, तो 0 पर ही गलता है। और पानी कितने पर बर्फ बन जाता है, 0 पर। और पानी कितने टेम्परेचर पर उबलता है, तो 100 सेल्सियस पर। वो सब चीज़ें फिक्स है क्योंकि वो यौगिक है। लेकिन बात रही मिश्रण की, तो मिश्रण का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, सुनिश्चित नहीं होता है। ठीक है। यौगिकों के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इससे पहले मैं कौन सा उदाहरण दिया था, पानी को गर्म करने का। पानी को गर्म करोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं होते, तो भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि कोई मिश्रण है भाई, तो उसको भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। ठीक है, मिश्रण को भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, भौतिक विधि से पृथक किया जा सकता है।
कैसे, उसको भी आप थोड़ा समझिए। चावल और भूसी, जैसे कि धान से चावल निकालने के प्रोसेस में चावल और भूसी को कैसे अलग करते हैं? हवा के थ्रू आप चावल को प्राप्त कर सकते हो, तो भौतिक विधि से पृथक हुआ ना, ठीक है, इसको कहें। तो ये था अंतर। दो टॉपिक शेष रह गए हैं इस छोटे से क्लास के लिए, है ना। इसको फटाफट करते हैं, आप लोग बताइएगा। परमाणु क्या है और अणु क्या है? एकदम सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप देखिए। परमाणु का डेफिनेशन, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्या कहलाएंगे भाई? परमाणु। और परमाणु जो है सबसे सूक्ष्मतम कण है ना। चैप्टर 1 में हम चैप्टर 2 में जाएंगे, परमाणु संरचना चैप्टर में, तो वहां परमाणु का हमको एक और डेफिनेशन मिलेगा। वो डेफिनेशन इससे कुछ अलग है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अणु। तो परमाणु को कहते हैं भाई एटम, और अणु को कहते हैं मॉलिक्यूल। अणु को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। तो परमाणु होता है एटम, अणु होता है मॉलिक्यूल। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, उसी को समझाने के लिए यहां पर हमने एक इमेज लिया है, जरा ध्यान से देखेंगे। तो अणु का डेफिनेशन देखते हैं। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह है। अणु क्या है? असल में समूह है परमाणुओं का। ये रासायनिक बंध द्वारा कैसे होते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं, अणु कहलाते हैं, ठीक है। तो अणु मतलब जो रासायनिक बंध से जुड़े हैं। और रासायनिक बंध, इसको जरा ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पर इमेज बना है, यहाँ पर जो यहाँ पर बॉन्ड बना है, इसको ही रासायनिक बंध कह रहे हैं। कौन सा बंध है भाई? रासायनिक बंध। असल में ये रासायनिक बंध एक नहीं, 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंध कितने तरह के होते हैं? 3। इसका जिक्र यहाँ करें ऐसा जरूरी नहीं है, हम उसको चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। आयनिक बंध नाम रहता है रासायनिक बंध का। सहसंयोजी भी होता है, और उपसहसंयोजी। ये 3 तरह के बंध हैं जो कि रासायनिक बंध कहलाते हैं। दो परमाणुओं को जोड़ने वाले जो बंध है उसको रासायनिक बंध कहेंगे। और वो कितने तरह के हैं? 3 तरह के हैं, और उनका नाम आप जरूर याद रखिए। बाकी चैप्टर 4 में जब जाएंगे आप आबंध वाले चैप्टर में, तो आप इस चीज को और डिटेल में समझ पाएंगे। तो अणु लिया गया है, जल का एक उदाहरण है यहाँ पर, जल, ठीक है। और यहाँ पर एटम के बारे में वो बातें बताई गई है जो आप पहले से जानते हो। बाहर में रहता है इलेक्ट्रॉन, कक्षा में। नाभिक में होता है 2 चीजें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो स्पष्ट हो गया होगा चीजें, ठीक है, ओके। इस चैप्टर में जो अदर टॉपिक है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।